हेलो बच्चों, आप सभी का ज्ञान गुरु अजय चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम 9th 10th और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स में आपको व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये बेस है। वैज्ञानिक ओम ने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच प्रयोग करके उनके बीच क्या संबंध होता है इसे खोजा और हमें बताया कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है ना, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर धारा है और वाई एक्सिस पर विभवांतर V है। इसमें जो ग्राफ बना हुआ है एक सरल रेखा है। इसे आप देखें तो समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम विभवांतर V का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही धारा का मान भी बढ़ रहा है। मतलब इससे हमें ये ज्ञात होता है कि विद्युत धारा और वो विभवांतर V एक दूसरे के समानुपाती होता है। मतलब वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा, वोल्टेज का मान घटा देंगे तो करंट का मान भी घटेगा। मतलब V समानुपाती I। समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर आप बराबर का चिन्ह लगाते हैं हम, तो आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी स्थिरांक का मल्टीप्लाई किया जाता है तो V = I और R इसमें स्थिरांक है। स्थिरांक को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसको मैंने वीडियो में बताया हुआ है दूसरे वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 10th 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे आप अच्छे से याद कर लेवें, समझ लेवें। ये एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप सभी का ज्ञान गुरु अजय चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले या 9th 10th क्लास में विज्ञान सब्जेक्ट में हम मुख्य रूप से विद्युत विभव, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, समझना है, तो आपको सबसे पहले ये 3 चीज़ को समझना अति आवश्यक हो जाता है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि आप ये जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं बहती है या नहीं जाती है। न्यूटन ने भी बताया है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा और कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहता है जब तक कि उसे बाह्य बल लगाकर रोका ना जाए या बाह्य बल लगाकर उसे आगे बढ़ाया ना जाए। सेम वैसा ही जब किसी तार में हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार में या किसी चालक में नहीं बहते हैं। तो वह बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते हैं या प्रवाहित होते हैं, उस बल को हम वोल्टेज कहते हैं या विद्युत वाहक बल, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF भी कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। इसे वोल्ट मीटर से ज्ञात किया जाता है। दूसरा, विद्युत धारा। किसी कंडक्टर में या किसी चालक में कितना इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को A से प्रदर्शित किया जाता है एवं इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। तीसरा, विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर आप उसके स्थिति या परिस्थिति में छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करते हैं तो वस्तु के जो मॉलिक्यूल हैं वो विरोध करते हैं। सेम वैसे ही जब हम तार में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं तो उस तार के जो मॉलिक्यूल्स हैं या उस चालक के जो अणु हैं या मॉलिक्यूल है, वो उस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स उस तार में से बहे, है ना, उसका प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो किसी चालक का वह गुण जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को बहने से रोकता है या रोकने का प्रयत्न करता है, तो वह उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित किया जाता है एवं इसे ओम मीटर से नापा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध, किसी भी तार का प्रतिरोध 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, उस तार की लंबाई पर और दूसरा उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तार की लंबाई पर मतलब ये होता है कि किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब अगर आप जितना ज़्यादा लंबा तार लेंगे उतना ही उस तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक,
दूसरा, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से मतलब ये है तार की मोटाई या फिर तार का व्यास। तार के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी तार का प्रतिरोध, ठीक है। किसी तार का प्रतिरोध उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप मोटा तार लेंगे तो प्रतिरोध कम होगा और पतला तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति, मतलब कौन सा पदार्थ ले रहे हैं आप, किस पदार्थ का वो तार बना हुआ है, वो चालक बना हुआ है, इसके ऊपर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीन चीज़ें वोल्ट, विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध समझ में आया होगा। दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसको मैं बहुत और आसान भाषा में समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई नदी है और नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, या कोई नहर है, नहर में पानी बह रहा है, तो पानी किस बल से, है ना, पानी उस नहर में किस बल से बह रहा है, उस बल का मान क्या है, वह बल जिसके कारण पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के आ रहा है, ठीक है। तो सेम वैसा ही वह बल जो तार में इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज या वोल्ट या फिर विद्युत वाहक बल, ठीक। सेम वैसा ही अब नदी में कितना पानी प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, नदी में कितना पानी प्रवाहित हो रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स में कितना विद्युत धारा, किसी चालक में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वह मात्रा जो चालक में प्रवाहित हो रहा है उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जब नहर में पानी प्रवाहित होता है तो नहर में पत्थर उत्थर रहते हैं जो कि उस पानी का विरोध करते हैं, ठीक है, पानी को बहने से रोकते हैं। वैसे ही चालक में भी होता है। चालक से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब उस इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करते हैं कि भाई तुम मैं तुम्हें बहने नहीं दूंगा, उसे वो रोकने का प्रयत्न करता है। तो किसी चालक का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन्स को बहने से रोकने का प्रयत्न करता है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? धन्यवाद।